हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स ऑफ सेल थ्योरी और उसके साथ साथ हमने ये भी पढ़ा कि प्रोकैरियोटिक सेल किसको कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी थी। ठीक है, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आवर न्यू टॉपिक दैट इज यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस भी बता दिया था कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं उनके न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं, लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं हमारे, उनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कंप्लीटली सराउंडेड होते हैं। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक यूकैरियोटिक सेल हम या तो एक प्लांट सेल की बात कर रहे हैं या तो एनिमल सेल की। यानी कि यूकैरियोटिक सेल में दो कैटेगरी आती है, एक होता है प्लांट सेल और एक होता है एनिमल सेल। ठीक है, तो अगर उन दोनों को हम एक साथ लेकर चले तो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या चीजें शामिल होंगी वो हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो यूकैरियोटिक सेल में सबसे पहले जो बेसिक 3 चेन है वो मैं आपके लिए ड्रॉ कर रही हूं। सबसे पहला सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन, तीसरा वैक्यूल्स। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल में जो 3 अहम चीज है वो है सेल वॉल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन और तीसरा वैक्यूल्स। ठीक है, तो सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी खासियत है जो प्लांट में ही होता है। ठीक है, हम लोग सेल वॉल की पूरी डिटेल स्टडी करेंगे लेकिन इस बेसिक नॉलेज के बाद। अब ये सबसे मेजर है सेल मेम्ब्रेन, ये प्लांट सेल में भी प्रेजेंट है और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट है। उसी तरह से वैक्यूल्स भी जो होते हैं वो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन से अब हम डिवाइड करेंगे। हमारा जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये 2 चीज इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 2 चीज जिसमें से नंबर 1 में इट इज प्रोटोप्लाज्म एंड नंबर 2 इज न्यूक्लियस। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, 2 इंपॉर्टेंट चीज जो हमें जाननी है वो क्या हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई और हमारा प्रोटोप्लाज्म हो गया। ठीक है, तो मान लीजिए ये एक सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिविंग लिक्विड होता है जो कंप्लीटली इसके अंदर फुलफिल्ड होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, वो और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। यानी कि ये 2 चीज जो है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब हमारा ये जो प्रोटोप्लाज्म है इसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हैं जिसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, अब ये 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो हमारे प्रोटोप्लाज्म के अंदर हैं उनमें हम लिस्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइलोप्लाज्म की। उसके बाद जो सेकेंड कैटेगरी है वो हम लेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की। और तीसरी चीज जो हमारे प्रोटोप्लाज्म हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरी होती है दैट इज नंबर 3 मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, इसमें क्या आ गए, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंपोनेंट आ गए। ये मैं बताऊंगी आपको कि इसके अंदर ये सारी चीजें क्या हैं। जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो हमारा जो न्यूक्लियस होता है वो अलग अलग कंपोनेंट न्यूक्लियस के अंदर भी हमें पढ़ने हैं, जैसे न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो किस बेसिस पर हो रहा है। मैंने आपको बोला ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल, जो जैविक द्रव्य है जो सेल को जिंदा रखता है दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, ये पूरा जो है ना ये प्रोटोप्लाज्म है। ओके, प्रोटोप्लाज्म और इस बीच में एक न्यूक्लियस मैंने बना दिया, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। ठीक है, अब मैंने आपको बोला कि ये जो न्यूक्लियस आप देख रहे हैं इसमें 4 चीजें हैं टोटल। एक तो जैसे हमारा न्यूक्लियस है, जो इस न्यूक्लियस के अंदर 4 इंपॉर्टेंट
पार्ट्स या 4 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स मौजूद हैं जिसके बारे में हमें जानकारी लेनी है। दैट इज न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और क्रोमोसोम। ये 4 चीज किसके अंदर प्रेजेंट है? इस रचना के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। तो जब हम डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे तो हम उसकी पूरी डिटेल जानेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो बचा हुआ पूरा हिस्सा है अंदर का, दैट इज प्रोटोप्लाज्म, इसको 3 पार्ट में मैंने बांट दिया आपके लिए। देखिए, नंबर 1 हाइलोप्लाज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे प्रोटोप्लाज्म में, ये जो पूरा प्रोटोप्लाज्म है, इसमें हाइलोप्लाज्म क्या चीज होगी? तो मैं आपको बता दूं कि हाइलोप्लाज्म हम इस जगह के ऐसे हिस्से को कहते हैं जहां पर वाटर आयंस वगैरह मौजूद होते हैं, कुछ एसिड हो गई, यानी कि साफ क्रिस्टल एरिया, यानी कि ऐसा जगह हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर का ऐसा जगह जहां पर कोई भी ऑर्गेनेल मौजूद नहीं है बल्कि साफ क्रिस्टल एरिया है। वहां पर थोड़ा बहुत वाटर है, सॉल्ट आयंस है या फिर कोई एसिड वगैरह प्रेजेंट है, वहां पर कोई ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। नंबर 1 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहाँ होगा भाई? तो हमारे इस साइटोप्लाज्म, हमारे इस प्रोटोप्लाज्म का ऐसा एरिया जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सब जूनियर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि सेल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं। तो प्रोटोप्लाज्म का वो एरिया जहां पर हमें सारे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स मिलते हैं अलग अलग जगह पर। मान लीजिए ये एरिया खाली है, यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल नहीं है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर एरिया है। जब आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आपको वहां पर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं दिख रहा है, हल्का लिक्विड डिस्चार्ज जैसा कुछ दिख रहा है कि पानी पानी जैसा वहां पे का सरफेस है। तो उसी एरिया को हम क्या कहेंगे? हाइलोप्लाज्म, जहां पर कोई ऑर्गेनेल्स नहीं है, बिल्कुल वो साफ सुथरा क्रिस्टल एरिया है, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ आयंस वगैरह बस वहां मौजूद है। लेकिन जब आप प्रोटोप्लाज्म को जब आप देखेंगे और आपको ऑर्गेनेल्स दिखाई देगा तो उस ऑर्गेनेल्स को हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सेकंड। अब तीसरे की बात मैं करूं, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंपोनेंट। अब ये क्या चीज है? तो हमारे सेल के अंदर कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो इनएक्टिव है, बस वो सेल के अंदर हैं, पड़ी हुई हैं। जैसे रिजर्व मटेरियल हो गया, हमारे कुछ सिक्रेटरी एंजाइम्स हो गए, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हो गए। तो ये सब तो सेल के लिए काम नहीं कर रहे हैं, वो इसके अंदर सुस्त पड़े हुए हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाई दी, ठीक है, ये रिजर्व फूड की तरह है, मतलब सेल के अंदर स्टोर है वो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो इनएक्टिव है सेल के अंदर, जैसे जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं ये तो काम कर रहे हैं हमारे सेल के लिए, लेकिन जो ऑर्गेनेल्स काम नहीं कर रहे हैं या जो मतलब बस ऐसे ही हैं, सेल के अंदर पड़े हुए हैं, वो वहां से बाहर भी रिलीज हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस तीनों की कैटेगरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे और इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, ओके। तो नाउ वी आर हैविंग द पोर्शंस। जैसे हाइलोप्लाज्म है तो हाइलोप्लाज्म के लिए हम लिख सकते हैं इट इज क्लियर फ्लूइड पोर्शन contain water, comma, amino acid, ions, sugars, etc. ये दो तीन चीज़ें ही हैं जो इसके अंदर क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होंगी। अब हम साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स की बात करें तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स में जैसे मैंने आपको बोला बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया हमारा, गोल्गी बॉडी हो गई, लाइसोसोम्स हो गए, राइबोसोम्स हो गए, है ना। तो ये सारी कुछ ऐसी चीजें हैं जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होती हैं। लेकिन जब हम मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंपोनेंट की बात करेंगे तो हम इसे बांट देते हैं कुछ कैटेगरीज में। जैसे सबसे पहली कैटेगरी में मैं बात करती हूँ रिजर्व फूड की। रिजर्व फूड जो होते हैं ये सेल के अंदर क्या है, पड़े हुए हैं, ये इनएक्टिव है, ये एक्टिव नहीं है, बस सेल ने कुछ रिजर्व करके रख लिया है ना। तो रिजर्व फूड में जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, ये सब चीज क्या है, हमारे सेल के अंदर स्टोर है ना। उसी तरह से अगर मैं बात करूं नेक्स्ट मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंपोनेंट की, तो हमारा सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट,
जैसे प्लांट के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट मौजूद है, जैसे गम्स हो गए, कुछ हमारे सेल के अंदर एल्कलॉइड्स हो गए, जिसको सेल को जिसकी जरूरत नहीं है, वो सेल का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, व्यर्थ पदार्थ है जो सेल से बाहर क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, है ना। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स में आप क्या लिख सकते हैं, गम्स, रेजिन्स, एल्कलॉइड्स। तो ये सब कुछ क्या हो गए, हमारे मेटाबॉलिकली इनएक्टिव कंपोनेंट हो गए। उसी तरह से अगर इसकी तीसरी कैटेगरी मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स, ठीक है। तो इस एंजाइम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, इनको आप लिख सकते हैं दीज आर, या फिर हम ऐसे कर देते हैं एंजाइम्स एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे और हम इसकी कैटेगरी बना देते हैं सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स में क्या हो जाएगा, हमारा एंजाइम हो जाएगा, ठीक है। एंजाइम्स ऐसे इनएक्टिव होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनको एक्टिव करवा दिया जाता है। जैसे बहुत सारे एंजाइम्स, पेप्सिनोजेन, ये क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है। जब जरूरत पड़ती है तो हम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना होता है तो हम पेप्सिनोजेन को किस में एक्टिव कर लेते हैं, पेप्सिन में एक्टिव कर लेते हैं, ट्रिप्सिनोजेन। फिर बाद में हम उसको किस में एक्टिव करते हैं, ट्रिप्सिन में एक्टिव करते हैं। तो इनएक्टिव कंपोनेंट भी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहूँ कि यहाँ पे ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये प्रोटोप्लाज्म हमारे साइटोप्लाज्म का कंस्टिट्यूएंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको साइटोप्लाज्मिक कंस्टिट्यूएंट समझना होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको बता दूं, एक छोटी सी बात यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इस सेल मेम्ब्रेन में जो मैटर है, दैट इज ये जो पोर्शन मैंने बनाया इसके अंदर, ये हमारे साइटोप्लाज्म का ही हिस्सा है, इट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये जो किनारे का पोर्शन होगा साइटोप्लाज्म का, यही प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बनाएगा, ठीक है। यानी कि सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म के बीच में ये जो बाउंड्री बन रही है, बाउंड्री दिखती नहीं है क्योंकि ये वाटर के जैसा होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक। और ये पूरा जो अंदर में साइटोप्लाज्म बिखरा हुआ है, इसको हम कहते हैं मेसोजोम। क्या कहते हैं, मेसोजोम, यानी कि मिडिल ऑफ साइटोप्लाज्म। बस मुझे आपको इतना बताना था कि सेल के अंदर जो पूरा लिक्विड फैला हुआ है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में जो किनारे का साइटोप्लाज्म है, जो सेल मेम्ब्रेन के करीब रहेगा, किनारे के साइटोप्लाज्म जो सेल मेम्ब्रेन के नजदीक रहेगा, उसको हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। और पूरा अंदर का जो साइटोप्लाज्म है, जिसके अंदर सब कुछ आप ये तीनों चीज देख रहे हैं अंदर में मौजूद है, तो अंदर का पूरा जो साइटोप्लाज्म होता है, इसको हम कहते हैं मेसोजोम्स, ठीक है। तो ये था हमारा यूकैरियोटिक सेल का बेसिक। अब एक एक पोर्शन आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा इन डिटेल। जैसे सेल वॉल हो गया, पूरे सेल वॉल की स्टडी हम करेंगे, फिर सेल मेम्ब्रेन हो गया, है ना। लेकिन उसके पहले ज़रूरी है कि आप यूकैरियोटिक सेल में जो प्लांट सेल और एनिमल सेल होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस समझ लें, क्योंकि दो तरह का सेल हमें पढ़ना है, एक प्लांट सेल और एक एनिमल सेल, ठीक है। उन दोनों के डिफरेंस को पढ़ने के बाद हम कुछ बेसिक्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल देखते हैं, देन वी विल गो विद द नेक्स्ट। Now we are having the difference between plant cell and animal cell। देखिए, ये जो plant cell और animal cell की difference है, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होती है, क्योंकि ये जूनियर क्लासेस से ही स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन still we are having some major types of differences which are as follows, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, सबसे पहला तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और ऑब्वियस, जो हमारी प्लांट सेल होती है वो उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है और इसमें सेल वॉल एब्सेंट होता है एनिमल सेल में, और सेल मेम्ब्रेन ही इसका आउटर मोस्ट रीजन होता है, ठीक है। लेकिन प्लांट सेल में जो सेल वॉल होती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या याद रखना है आपको, सेल्यूलोज की बनी होती है। किस चीज की बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। डन। नेक्स्ट है द फोटोसिंथेटिक सेल्स आर ग्रीन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। हमारे जो प्लांट सेल होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और उनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है, जबकि एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर हेट्रोट्रॉफिक, है ना। अब आगे आते हैं, सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल इज एब्सेंट। कुछ एक्सेप्शनल प्लांट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी किसी में भी सेंट्रियोल जो होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सेंट्रियोल क्या चीज़ है, तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि सेंट्रियोल के बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे फुल्ली, लेकिन सेंट्रियोल जो होता है वो सेल को एक कंप्लीट स्ट्रक्चर देता है। हमें जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रियोल। ये हमारा स्ट्रक्चरल बिल्डअप करता है, ठीक है।
तो कैसे करता है, क्या करता है, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम सेंट्रियोल की डिटेल स्टडी करेंगे तब। लेकिन जो हमारा एनिमल सेल है उसमें 100% है कि सेंट्रियोल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जनरली हैव अ लार्ज सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल। हमारा जो प्लांट सेल होता है ना, प्लांट सेल में बीच में ही एक बड़ा सा वैक्यूल बना होता है, और चूंकि वैक्यूल बीच में है तो हमारे ऑर्गेनेल्स और हमारा जो न्यूक्लियस है प्लांट सेल का वो साइड हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक प्लांट सेल है तो इसमें बड़ा सा बीच में एक खाली जगह, एम्प्टी स्पेस, जिसको वैक्यूल कह रहे हैं, वो नजर आता है। इसकी वजह से न्यूक्लियस क्या हो गया, साइड हो गया। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स क्या हो गए, साइड हो गए, है ना। तो ये सब क्या होते हैं, सब साइड में हो जाते हैं, इसलिए इसमें एक सेंटर में बड़ा सा वैक्यूल प्रेजेंट होता है हमारे प्लांट सेल में। लेकिन एनिमल सेल में वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं तो काफी छोटे छोटे, और वो बिखरे रहते हैं सेल में, बीच में नहीं प्रेजेंट होंगे, वो कहीं कहीं बिखरे होते हैं, क्योंकि एनिमल सेल में जो सेंटर है वहां पर प्रेजेंट होता है कौन, न्यूक्लियस, ठीक है। तो यहाँ से आप दो डिफरेंसेस निकाल सकते हैं कि इसमें बड़ा सा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिससे कि न्यूक्लियस और हमारे जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स हैं वो साइड में हो जाते हैं, ठीक है, साइड में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इसमें छोटे छोटे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका न्यूक्लियस क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस की बात, यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होती है और सेल का डिवीजन सेल प्लेट बनाकर अलग अलग होता है। यानी कि प्लांट सेल में डिवीजन का प्रोसेस क्या है, सेल प्लेट फॉर्मेशन की मदद से होता है। ये भी आपको पढ़ना है कि कैसे सेल डिवाइड करता है। सेल चैप्टर खत्म होने के बाद अगला जो चैप्टर है दैट इज सेल डिवीजन, उसमें आपको कंप्लीटली समझ में आएगा कि व्हाट इज सेल प्लेट फॉर्मेशन, है ना। लेकिन हमारा जो एनिमल सेल है इसमें जो साइटोकाइनेसिस होती है या जो नया सेल फॉर्म करता है वो सेंटर ऑफ सेल से डिवाइड करता है, साइड से डिवाइड नहीं करेगा, वो सेंटर के बीच से ही, सेंटर जो हमारा सेल का बीच का सेंटर है यानी कि न्यूक्लियस यानी कि डीएनए, वहां से सेल क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5 मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में याद रखना है, ठीक है। अब आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि नीट एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल हमारे यूकैरियोटिक सेल से पूछे गए हैं, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर नीट, वो देख लेते हैं हम लोग कि वो सारे पॉइंट्स क्या हैं। नाउ वी आर हैविंग द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। मतलब मैंने ये पॉइंट्स कुछ खास निकाला आपके लिए ताकि प्लांट और एनिमल सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, नीट, किसी भी एग्जाम में इसको रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने प्लांट और एनिमल सेल दोनों को मर्ज करके आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइज, शेप और नंबर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको दिए हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम साइज की बात करते हैं। तो साइज जो होता है ये वेरी करता है, ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि अलग अलग साइज होता है, हमारे एनिमल सेल का हो, प्लांट सेल का हो, सबके साइज में क्या है, वेरिएशन है। लेकिन साइज वेरीज कहां से कहां तक करता है, यानी कि मिनिमम 0.1 माइक्रोन टू 20 माइक्रोन, ये एक एवरेज फिक्स किया गया है साइज का कि सेल की जो साइज होगी इतना से इतना के बीच में ही क्या होगी, आपकी वेरी करेगी। ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट यूकैरियोटिक एनिमल सेल। आपको पता ही है कि ऑस्ट्रिच एग होता है जो वो सबसे बड़ा यूकैरियोटिक एनिमल सेल में काउंट होता है। इसकी साइज मैंने आपको दी, ये अक्सर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो 10th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11th के बेसिस पर अलग अलग इंस्टीट्यूशन के लिए देते हैं, वहां पर ये सारी चीजें क्या होती हैं, उनसे पूछी जाती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th, इसको अच्छे से याद रखिए। द नर्व सेल्स आर द लॉन्गेस्ट, नर्व सेल जो होते हैं वो सबसे लॉन्गेस्ट होते हैं और उसकी साइज मैंने आपको दी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल, ऐसे तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर वेरी स्मॉल, उसमें भी आपको लार्जेस्ट जो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा साइज का जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है दैट इज कॉलेरपा टैक्सीफोलिया। ये कुछ नहीं है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एल्गी, ठीक है। ये हमारा एक मैरीन एल्गी फैमिली है और इसकी साइज, लेंथ जो होती है, लेंथ के अकॉर्डिंग इसकी साइज पूछी जाती है दैट इज 6 to 12 इंचेस, है ना। तो ये आपको याद रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। एमयू का एग्जाम हो, बीएचयू का एग्जाम हो, अगर आप 10th के बाद क्रैक करने वाले हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
अमॉन्ग प्लांट लार्जेस्ट सेल आर द फाइबर्स ऑफ रैमी दैट इज बोएमेरिया निविया, यानी कि रैमी जो होता है प्लांट में सबसे लार्जेस्ट साइज होता है उसका, ठीक है। तो इसका जो स्टेम यानी कि यहाँ पे जो ये फाइबर है, इस फाइबर का जो स्टेम साइज देखा गया दैट इज 55 सेंटीमीटर लॉन्ग, है ना। तो ये काफ़ी लॉन्ग और लार्जेस्ट कैटेगरी ऑफ प्लांट सेल में काउंट होते हैं, ठीक है। शेप की बात करें अगर हम, तो हमारे प्लांट सेल या एनिमल सेल का शेप जो होता है वो वेरी करता है, लेकिन एक वर्ड इनके लिए यूज़ किया गया है दैट इज़ आइसोडायमेट्रिक, यानी कि जो सेल का साइज़ है उस सेल का जो डायमीटर है वो क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में सेम ही होता है, ठीक है। ऐसे ये वेरीज करते हैं, लेकिन मोस्टली आइसोडायमेट्रिक, यानी कि अधिकांश सेल जो होते हैं वो सेम ही होते हैं, कुछ कुछ सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वेरी कर जाते हैं। नंबर क्या है, नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो हमारा एनिमल सेल हुआ या हमारा प्लांट सेल हुआ, ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर में वेरी करते हैं, है ना। यानी कि एक कोशिकीय से ये बहुकोशिकीय हो जाते हैं। आप प्लांट सेल में भी बात करेंगे तो हमारे स्टार्टिंग में जो माइनर ग्रुप के प्लांट्स होते हैं वो सब क्या है, यूनिसेलुलर है, लेकिन यूनिसेलुलर से वो क्या हो जाते हैं, फिर मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। उसी तरह से एनिमल सेल में भी यूनिसेलुलर से हम कहाँ पहुँचते हैं, मल्टी सेलुलर की तरफ। पार्ट्स ऑफ सेल, सेल का अहम पार्ट क्या होगा, अगर आप प्लांट सेल की बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आउटर मोस्ट जो होता है वो सेल वॉल होता है। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन है, वैक्यूल है, प्रोटोप्लाज्म है। तो ये कुछ 3-4 पार्ट मैंने ऐसे लिखे हैं जो हमारे इस सेल की खासियत है, और इसके बिना सेल का कोई भी फंक्शन पूरा नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ सेल में सबसे पहले मैंने लिखा है सेल वॉल, जो वनली किसकी फीचर है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल की। तो बस आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपकी डिटेल स्टडी मैं कराऊंगी। हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल वॉल, यानी कि डिटेल्ड ऑफ सेल वॉल। अगर आप एनसीईआरटी रीडर है, एनसीईआरटी आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि सेल मेम्ब्रेन से शुरू किया गया है ऑर्गेनेल्स को, लेकिन मैं आपको सबसे पहले सेल वॉल पढ़ाऊंगी, क्योंकि सेल वॉल इज वन एंड ओनली स्पेशलिटी ऑफ प्लांट सेल, यानी कि ये प्लांट सेल से रिलेटेड है। तो हम पहले सेल वॉल करके समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे वो सारे पार्ट्स जो हमारे प्लांट और एनिमल दोनों में मौजूद है, दैट इज सेल मेम्ब्रेन, वैक्यूल एंड ऑल दैट, ठीक है। तो तब तक आप इसको पूरा कंप्लीट स्टडी कीजिए। अपने नेक्स्ट वीडियो में वेरी सून वी विल स्टार्ट विथ द सेल ऑर्गेनल्स। ओके, टिल देन प्लीज टेक केयर, हैव अ सेफ डे।